मैं आज इस मंच से बहुत आभारी हूं, ना सिर्फ हमारे जो बिलासपुर से पूर्व एमएलए हैं श्री बंबल ठाकुर जी का, बल्कि श्री हरदीप बाबा जी जो एमएलए हैं नालागढ़ से, और श्री राम कुमार चौधरी जो एमएलए हैं बद्दी से। अब देखो कितनी सुथरी बात है ना, हिमाचल के तो एमएलए और पूर्व एमएलए आने लग रहे हैं यहाँ नदार, और फिर लोग हम 3 इलेक्शन हार गए, यूं तो 30 भी हारोगे। कमाल है यार, मतलब सोच के देखिए आप जरा एक बार। मेरे ख्याल से अखबारों के लिए बहुत अच्छी खबर है ये, कि एक ऐसा प्रदेश जिसमें सरकार है, वहां वो सुख से बैठे हैं, वो बेचारे अपने इलाके से इस यात्रा में आए हैं और वो सिर्फ एक फोन कॉल पे आ गए। तो एक तो यो लिहाज है और एक यो अपने भीतरवाड़ा का लिहाज है। मेरे को समझ में नहीं आती कि मतलब वाकई सारी महाभारत यही होनी जरूरी है क्या हरियाणा में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह की, जो कि अपनी सद्भाव यात्रा चला रहे हैं पूरे प्रदेश में। और अब उन्हें लगभग 123 दिन हो चुके हैं ये सद्भाव यात्रा चलाते हुए। पंचकुला उनकी यात्रा पहुंची और यहां पर उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो कि अब हर जगह वायरल हो रहा है। और इस स्टेटमेंट में बृजेंद्र सिंह कहते हैं कि मैं यहां आया हूं और जो पड़ोसी राज्य है हिमाचल, जहां से इस इलाके की सीमा लगती है, जो पड़ोसी विधानसभा है, वहां के विधायक मेरी यात्रा में आ रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हमारे वालों को क्या दिक्कत है। तो उन्होंने साफ आगे एक और बात जोड़ी जिसका अब ज्यादा हल्ला है, और उन्होंने कहा कि देखिए, पड़ोसी आ रहे हैं, जिस राज्य में हमारी सरकार है वो चैन से बैठे रह सकते हैं, लेकिन वो आए हैं क्योंकि इलाका उनसे लगता है, लेकिन हमारे वाले नहीं आते। और फिर कहते हैं कि हम 3 बार लगातार चुनाव हार गए, अगर ऐसा ही रहा तो 30 बार भी हारोगे। यानी अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बृजेंद्र सिंह ने सवाल उठाया है, उन नेताओं पर जिन्होंने सद्भाव यात्रा से दूरी बनाई हुई है। अब बृजेंद्र सिंह जो हैं वो लगातार अलग अलग हलकों में घूम रहे हैं और बहुत जगहों पर यह देखा गया कि आखिर कौन उनकी यात्रा में शामिल होता है, कौन नहीं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने इस यात्रा से खासा तौर पर दूरी बना रखी है, और दूसरे जो गुट हैं, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, वो लोग इस यात्रा में आ रहे हैं, उनसे जुड़े नेता भी आ रहे हैं। बात करें कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों की, तो बृजेंद्र सिंह ने यह भी बताया पंचकुला में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि अभी तक 7 जिला अध्यक्ष उनकी यात्रा में आ चुके हैं। और हर जगह उनसे यही सवाल पूछा जाता है कि हुड्डा गुट के लोग क्यों नहीं आ रहे, क्या राहुल गांधी आएंगे। तो वो कहते हैं, देखिए, हमने अपनी तरफ से सबको निमंत्रण भेजा था, ये यात्रा मैंने राहुल गांधी से पूछकर शुरू की थी। अब इससे ज्यादा मुझे नहीं पता कोई क्यों नहीं आ रहा, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूं। मेरा मकसद ये है कि पार्टी जो है वो मजबूत होनी चाहिए। और उन्होंने एक बात और जोड़ी कि अच्छा हुआ मैं चुनाव हार गया किस्मत से, अब तो मैं अगर जीत जाता तो अपने हलके में बंद कर रह जाता, लेकिन अब मुझे मौका मिला है पूरा हरियाणा घूमने का और मैं नई ऊर्जा के साथ पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं और पार्टी को मजबूत कर रहा हूं। अब एक नजर डालते हैं कि आखिर हिमाचल के वो कौन कौन से नेता हैं जो चौधरी बृजेंद्र सिंह की इस यात्रा में पहुंचे थे। जब ये यात्रा पंचकुला, कालका इन विधानसभा में थी, तो यहां पर देखिए एमएलए हरदीप सिंह बाबा है, नालागढ़ विधानसभा से, पड़ोस की विधानसभा है। उनके अलावा एमएलए रामकुमार चौधरी हैं, पूर्व विधायक बंबर ठाकुर है। ये 3 नेता थे जो हिमाचल कांग्रेस के इस यात्रा में पहुंचे थे। और भी अलग अलग जो सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, जब मेवात में और इस तरफ ये यात्रा थी तो वहां राहुल कसवां भी आए, यूपी के भी सांसद आए। लेकिन हरियाणा के जो बड़े चेहरे हैं उन्होंने दूरी बनाई हुई है, खासकर हुड्डा गुट ने, उनसे जुड़े विधायकों ने, उनसे जुड़े जिला अध्यक्षों ने। अब एक बात उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण ये कही कि अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, मतलब आप एक उदाहरण लीजिए कि यदि आपसे कोई ये पूछे कि हरियाणा कांग्रेस की परिभाषा बताइए, तो अब तो जिला अध्यक्षों का गठन हो गया है, लेकिन अगर ये सवाल विधानसभा या लोकसभा चुनाव के समय पूछा जाता और फिर इस बात को कोट किया जाए जो बृजेंद्र सिंह ने कही है, तो हरियाणा कांग्रेस की परिभाषा पर एकदम सटीक बैठता है। बृजेंद्र सिंह कहते हैं, जहां संगठन नहीं होते वहां धड़े और गुट बनते हैं, और फिर पदाधिकारी नहीं वहां टिकटार्थी बचते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर बेहद कड़वे शब्दों में कहा है कि किस तरह उनकी पार्टी की स्थिति थी, लेकिन अब संगठन आ गया है, उन्हें उम्मीद है कि चीजें धीरे धीरे बदलेंगी। तो अंत में आप 2 महत्वपूर्ण बातों पर बृजेंद्र सिंह के जो वक्तव्य है वो सुनिए। पहला तो ये कि उन्होंने ये बात कही कि भाई, पड़ोसी राज्य के विधायक आ रहे हैं, हमारे वाले नहीं आ रहे हैं, तुम 3 बार क्या 30 बार भी हारोगे। तो उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि आपकी पार्टी
में सद्भाव कब होगा, आपके अपने लोग कब इकट्ठे होंगे, तो इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया वो आप सुनिए। साथ ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा और भी है जो कि जुड़ा है जनरल नरवाने की वो किताब जिस पर लोकसभा में हंगामा हुआ, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देशों से संबंध है उस पर, क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह जो है वो फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी का जो है उसके चेयरमैन भी है, तो लिहाजा वो इस पर भी अपनी एक समझ रखते हैं। तो इन दोनों ही मुद्दों पर आप सुनिए कि ब्रजेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं और उनकी ये सद्भाव यात्रा, आपको इसका क्या कुछ रिजल्ट नजर आता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद। देखिए, मेरा मानना यह है कि हरियाणा में कुछ आदतें खराब हो गई पिछले कुछ साल में, और उन आदतों के खराब होने का मुख्य कारण यह था कि संगठन नहीं बना। अब नहीं बना कह लीजिए या नहीं बनने दिया गया कह लीजिए, तो जहां संगठन नहीं होता वहां फिर धड़े और गुट बनते हैं, और फिर पदाधिकारी नहीं, वहां टिकटार्थी बचते हैं। तो ये एक हमारे क्या कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज बैठ गई है। तो उस आदत को बदलने में थोड़ा समय तो लगेगा। हालांकि मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, मुझे तो बहुत खुशी है कि बहुत इलाके ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस के पदाधिकारी भी आए हैं। करीब 7 जिला अध्यक्ष जो हैं हमारी यात्रा के साथ जुड़े हैं, और सिर्फ जुड़े नहीं, पूरी यात्रा में वो साथ भी चले हैं। कई जगह एमएलएज भी आए हैं, हमारे सीनियर लीडर्स हमारी यात्रा में आ चुके हैं। सीनियर लीडर से मेरा मतलब बहुत सीनियर लीडर्स जो हरियाणा के हैं वो भी इस यात्रा में आ चुके हैं। तो लेकिन वो आपकी बात एक हद तक ठीक है कि जिस प्रकार से सोचें कि सारे इकट्ठे होके आए हैं, उसमें कमी है। बाकी हमने अपनी तरफ से ऐसा नहीं है कि किसी को बुलाया ना हो या निमंत्रण ना दिया हो, कि या ये सोचा हो कि इसकी हमको जरूरत नहीं है तो कोई। हम तो हर व्यक्ति के पास जिस भी जिले में या जिस भी हलके में हम जाते हैं, तो वहाँ के जो भी प्रमुख कांग्रेस के लोग हैं उनको हम बिल्कुल आमंत्रित करते हैं। और इस यात्रा में लेकिन एक दिलचस्प चीज ये है कि जो कार्यकर्ता है वो बड़ी शिद्दत के साथ आता है। ठीक है, वो फड़फड़ाया हुआ है आजकल, क्योंकि वो भी इसी पशोपेश में है कि मेरा ये कौन क्या सोचेगा और ये क्या सोचेगा, लेकिन उसके बावजूद उन्हें ये भी पता है कि मर रहे हैं, नहीं तो फिर धरातल दूर नहीं है ज्यादा। 3 इलेक्शन जा चुके हैं। ये चीज कोई परमानेंट नहीं होती कि 2 दलों के बीच में ही चलती रहेगी। लोकदल गायब हो गए ना एकदम से। नहीं तो हरियाणा का तो बड़ा पिछले 50 साल की राजनीति जो थी वो कांग्रेस और लोकदल की थी। और लोकदल का मतलब जो भी नाम हो, वो जनता पार्टी भी थी, वो समता पार्टी भी थी, पता नहीं जनता दल भी बनी थी, कई नाम हो, दमकीपा भी थी एक टाइम पे, लेकिन वो चीज वही थी बेसिकली, चौधरी देवीलाल और उनके इर्द गिर्द जो पार्टी थी सारी की सारी। तो आदमी को कभी इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि आप जिस स्थिति में आज हो उसमें तो बने ही रहोगे। बीजेपी से आपको मुकाबला यदि करना है तो आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। ये हठ धर्मिता की जो राजनीति है तो उससे नहीं चलेगा। एक धीरे धीरे सबको देशद्रोही करार दिया जाएगा इस देश में। आपके आर्मी चीफ, आपकी सरकार में वो जब आप थे तब वो आर्मी चीफ थे, जिस टाइम वो बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए उस समय वो आर्मी चीफ थे। वो आज के दिन उस समय के घटनाक्रम का यदि उल्लेख करते हैं और आप उससे ये पाते हैं कि इससे शायद कोई देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की कोई हानि होगी, तो आर्मी चीफ को भी नहीं बख्शा, शंकराचार्य को भी नहीं बख्शा। तो मतलब मैं अपने भाषणों में आजकल आमतौर पर कहता हूं कि सबका नंबर आएगा। तो आर्मी चीफ को भी उन्होंने संदिग्ध बना दिया। शंकराचार्य से तो कागज ही मांग लिए कि बताओ आपको शंकराचार्य किसने बनाया, कौन सी चिट्ठी थी, क्या था, नहीं तो आपको नहाने नहीं देंगे नदी में। तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो जो अंश हैं उस किताब के, वो कैरावैन मैगजीन ने कैरी किए हैं, उस नाते पब्लिश्ड है। किताब पब्लिश्ड नहीं है। और वो किताब पब्लिश्ड इसलिए नहीं कि सरकार 1 साल से उसको मंजूरी देने के ऊपर बैठी हुई है। और उसमें जिस चीज का उल्लेख राहुल गांधी जी करना चाह रहे हैं वो सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि एक ऐसी परिस्थिति हिंदुस्तान में पहली बार आई चाइना के संदर्भ में जहां टैंक्स रोल इन हो रहे थे और आर्मी आपसे
डायरेक्शन मांग रही है कि क्या करना है, और वहां आप ये कह के पल्ला झाड़ लें कि जो आपको उचित लगे करिए। ये पाकिस्तान के साथ झगड़ा नहीं था, वहां तो आपका बॉर्डर हमेशा गर्म रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। चाइना के साथ पीछे मुठभेड़ भी जब हुई हैं, ये सुनने में हास्यास्पद भले ही लगे, वो लात घूसों की हुई हैं। हमने वैसे मतलब 1000 साल पहले कभी लात घूसों से फौजें लड़ी हो तो लड़ी हो, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि इंडिया चाइना बॉर्डर इतना सेंसिटिव है, उस नाते दोनों इतनी बड़ी महाशक्तियां हैं कि वो स्थिति ना हो जाए कि यहाँ पे पूरी आग भड़क जाए लड़ाई की। तो वो ना भड़के, तो जब भी वहां पे जिसको स्कर्मिश बोलते हैं, मुठभेड़ बोलते हैं, वो भी जब हुई है तो हथियारों से नहीं हुई। ये पहली बार था जब ये स्थिति बनने लग रही थी, और इसीलिए जनरल साहब पूछ रहे थे कि बताइए करना क्या है, इट्स अ पॉलिटिकल कॉल।